डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। मुद्दा ये तीनों फार्म बिल्स हैं और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इनफेक्ट मैं कहूंगा कि ये किसान नेता, सो-कॉल्ड किसान नेता एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश का जो भी किसान है वो इन तीनों फार्म बिल्स के खिलाफ है और सरकार से नाराज है और चाहता है कि इनका विड्रॉल हो। ऐसा एक माहौल पूरे प्रदेश में प्लांट करने का प्रयास ये कुछ तथाकथित किसान नेता कर रहे हैं। मैं हूं आज इस मेरे हल्के के गांव मेंढी में, मेरा मित्र है, कॉलेज के हम साथी हैं और ये खेती बाड़ी करता है। इसका मैं कहूंगा मेरे साथी को एक बार घूम के दिखा दे भाई, वो पीछे दिखा, ये उसके मैं फार्म पर बैठा हूं, फार्म हाउस पर, जोगिंदर शोरान, और ये 15 एकड़ की खेती करता है। फादर इसके फौज में थे, आर्मी से आने के बाद इन्होंने खेती को अपने आगे बढ़ाया। 3 भाई हैं, बिजनेस भी करते हैं और साथ साथ खेती का काम भी करते हैं। तो ये जो प्रदेश में और देश में एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या गांव का आम हर आदमी इसी लाइन पे सोचता है या कोई दूसरी लाइन पे सोचता है? उसके साथ साथ ये मेरा दोस्त है सतीश जटराना, ये एडवोकेट है, साथ में ये खेती भी करता है। अच्छी एजुकेशन है दोनों की, पूरी एजुकेशन प्राप्त की इन्होंने, उसके बाद खेती को अपना प्रोफेशन माना, पॉलिटिक्स को समझते हैं, कभी चुनाव लड़े हैं, कभी चुनाव जीते हैं, कभी चुनाव हारे हैं। तो मेरा मकसद है कि कैसे एक आम किसान या आम आदमी, हरियाणा का आम आदमी, इस आंदोलन का हरियाणा के अंदर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, कैसे इस किसान बिल को लेता है, कैसे इस आंदोलन को लेता है, इस सब चीज पे मैं चर्चा आज मैं आपके सामने करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि ये दोनों भाई चीजों को कैसे देखते हैं। शुरुआत करते हैं जोगिंदर से। जोगिंदर, मैं जानता हूँ भाई तेरे खातिर बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, लेकिन जरूरी है क्योंकि सब माहौल हो रहे हैं, आप इस देश के विजिलेंट नागरिक हैं, चीजों को समझते हैं और मेरे ख्याल से जो आपके विचार है और लोगों के साथ भी साझा होने चाहिए। कैसे आप ये सोचते हो, क्यों है देश में किसान आंदोलन, हरियाणा के अंदर इसका इंपैक्ट ज्यादा क्या है? आप मैं चाहूंगा कि अपना कंप्लीट जो इसके बारे में सोचते हैं, समय की कोई सीमा नहीं, आप जरूर रखें इस बात को। ले ले, हाथ में ले ले। सबसे पहले तो आप हमारे पास आए काफी दिनों में, इतने व्यस्त होने के बावजूद, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। रही बात किसान, उसको छोड़ दे और भूल दे बातों की, वहां को चल भी रहा है, ठीक है ना? मैं मेरी भेड़ देखता हूँ। तो जो आप किसान बिल की बात कर रहे हो, अगर छोटी मानसिकता से ऊपर उठे तो हर आदमी के समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी के समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चंद अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है या कोई किसी नेता से जुड़ा हुआ है, बोल नहीं पाता। ऐसी बात नहीं है कि इतने अनपढ़ हैं हम कि हमें किसी चीज की जानकारी ना हो। और इतने साल से 9 महीने से एजिटेशन चल रहा है, उससे पहले ये बिल लागू भी हुए थे। पिछले सेशन में इस बिल का फायदा भी हमने लिया था, बाजरे की खरीद में भी राजस्थान के भाइयों ने भी लिया और भी कहीं लिया। अब फिलहाल जो आज की सिचुएशन बताऊं, आज सुबह का भिवानी मंडी में मेरे रिश्तेदार से मैंने कपास का रेट पूछा, मिल में 7600 रुपए है और मंडी में कल भिवानी की बोल रही 6550 रुपए, जो सही बात है। 6550 रुपए मंडी ऊपर से आज बिल हमारे आड़े आ गया। वो बिल जो लागू था वो सुप्रीम कोर्ट ने विड्रॉ कर दिया। हम अगर मैं मेरी कपास या सरसों आज भी अब दादरी या भिवानी किसी मिल में ले जाऊं तो मुझे कोई नहीं ले जाने देगा। वो मिलर लेगा किससे? उस आड़ती से। आड़ती पे कोई एमएसपी, कोई कानून लागू नहीं। वो अपनी गाड़ी का ठप्पा मार के आगे रख के वो कहीं भी ले जाए, कहीं बेचे, दिल्ली में बेचे, लारेंस रोड बेचे, भोवाना बेचे या भिवानी के मिल में बेचे, उसको कोई दिक्कत नहीं। वो 7600 में बेचे, 8000 में बेचे, वो 1000 मुनाफा कमाए, 2000 मुनाफा कमाए। लेकिन किसान के ऊपर फाउंडेशन है और पिछले 70 साल से है और 1938 से है, जब से एपीएमसी लागू तब से है, वो बाहर नहीं बेच सकता। और ये अंग्रेजों ने बनाया था कि यूरोप में कम अनाज होता है भाई, हमने इकट्ठा करके यहाँ से जहाज भर के ले जाना पड़ता है, तो ये बाहर बेच देंगे तो हम इकट्ठा कैसे करेंगे? एपीएमसी जो रॉयल एक्ट के तहत जो बनाएगी वो उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। और जब उस टाइम आजाद हम भारत, जब 1945 की बात है, जब उस टाइम यहाँ पे भयंकर अकाल पड़ा था तो 5 करोड़ लोग भूख से हिंदुस्तान में मर चुके हैं। और उस टाइम अमेरिका और पूरे यूरोप में सरप्लस था और वो यहाँ से ही हमारे एशिया से अनाज जाके वो वो परंपरा चली आ रही थी। मोदी जी ने वो तोड़ने की कोशिश करी, आदरणीय प्रधानमंत्री ने सारे वो मुद्दे छेड़े हैं जिसको कोई हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, चाहे 370, ट्रिपल तलाक जो भी है। लेकिन खास किसान होने के नाते जो इस बिल में
हम आराम से पढ़ते हैं, अलग अलग सारी वो पढ़े, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसान के विरोध में जाए। हमारे लिए ऑप्शनल एक बिल दिया है, भाई तेरे को कहीं भाव मिल रहा हो और मंडी में जा रहा हो, रास्ते में कोई व्यापारी मिल जाए, तेरी 200 रुपये फालतू में बेचते। ये ऊपर जो मार्केट फीस वगैरह जो टैक्स वगैरह था वो हमने माफ कर दिया। तो अडानी अंबानी का कितना नाम आ गया? ये गम हम लोग गए हुए अडानी ले जाएगा, अंबानी ले जाएगा, सारा अनाज खरीद जाएगा, यो कितना गया? 1962 में जो अपने एमएसपी का वो बना, हम चाइना से लड़ाई लड़ रहे थे उस टाइम, हमारे पास धान की भी, चावल की भी, गेहूं की भी कमी थी, अनाज की कमी भी। हमने एक दिन का खाना रोका, किसी ने 2 दिन का रोका, हमने सेना खत्म किया। प्रोत्साहित करने के लिए एमएसपी भी, आप ये फसल उगाओ, हम गारंटी लेते हैं इतने में आपकी फसल खरीदी जाएगी। हम 1980 में बराबर हो गए, लेवल हो गए, हमें न बाहर से लेना था न देना था। अब उसके बाद 2 फसल थी उस टाइम, गेहूं और चावल। उसके बाद 7 और फसल हमें जरूरत पड़ी, भाई ये भी हम बाहर से ज्यादा आयात कर रहे हैं, इनको भी ले लें। उसके बाद में 23 फसल पे एमएसपी हो गया, जो हमें बाहर से लेना। 80 में बराबर हो गए थे। जो सरप्लस होगी तो उसकी एमएसपी बंद करके जो हमारे पास नहीं है उसकी एमएसपी करनी चाहिए थी। लेकिन एक परिपाटी चली आ रही है, पीछे की 70 साल की सरकारों ने, कांग्रेस सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आज हमारी सरसों 7,500 बिक रही है, एमएसपी रेट से ऊपर बिक रही है। हाँ। आज मूंग पे मेरे को 4,000 पर एकड़ तो वैसे मिल रहे हैं और एमएसपी की गारंटी है, मैं बालडा मंडी में बेचूंगा, तो मुझे क्या दिक्कत है? आज कपास का भाव अच्छा मिल रहा है, तो मैं इस गेहूं की एमएसपी, गेहूं की हम जो फूड सिक्योरिटी बिल लेके आए 13 में, जब भी कांग्रेस जाती है वो एक ऐसा बिल लेके आती है, उसे पता है जाना है, 9 में जाए गई, उस टाइम लेके आई थी, 13 में जा रही थी, पता नहीं 14 में चलवाना है, तो वो अपना एक ऐसा बिल लेके आती है, वही कैसे भी अगली सरकार चलती। इसी तरह से आज हम सरसों के लिए तैयारी कर रहे हैं, सरसों बोएंगे, गेहूं हम अडानी ले जाएंगे, क्यों ले जाएंगे? इंटरनेशनल मार्केट में 1860 में आपने कोर्ट पे बढ़िया 60 की 60 की ऑस्ट्रेलिया गेहूं मिलेगा, अंबानी अडानी करेगा गेहूं का, पहले बात तो क्या बात है। ऑन रिकॉर्ड 37% अपने लोकसभा में हमारे कृषि मंत्री ने कहा पिछले साल खराब हो गया, 90% अनाज हमारा बाहर पड़ा है, उसके लिए हमारे पास गोदाम नहीं। अब जो कोई गोदाम बना रहा है, कोई कंपनी अपना किसी लिए बना रही है, बोले इनमें अपना अनाज आएगा, ये अफवाह फैला रहा है। आप जर्जर से गुड़गांव के अंदर इतने गोदाम बन रहे हैं, वो इतने महंगे गोदाम बन रहे हैं, उनके अंदर हाई लेवल मशीनरी है या कोई और प्रोजेक्ट के हैं, अपने वो बना रहे हैं, उनमें अनाज कैसे रखेंगे? अपने दिमाग में मतलब एक घुमा दिया। यहाँ आके पहले भी जो बाहर से आते हैं वो एक हमको कोई लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं, साथ में विपक्ष पार्टियां लग जाती हैं, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं। और ऐसा ही मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, हमारा देश पीछे भी गर्क में गया, वो इन वजह से गया अपनी छोटे स्वार्थ के कारण बड़ी चीज को हम स्वाहा कर देते हैं। तो इसलिए कोई भी इस बिल में, अब एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं, 70 साल हो गए, 8% एमएसपी पे खरीद हुई है, वो भी 2014 से और 2021 तक इतनी मंडियों का विस्तार करेगा, इतने खरीद केंद्र खोले गए। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सब बारडा में खोला गया था, एक दादरी था, दादरी की सड़क टूटी हुई थी, जाने का रास्ता नहीं था, हमें एमएसपी हो तो भी हम ले ही नहीं सकते थे। आज हर जगह मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 जगह खरीद केंद्र है और हर एक दाने का खरीद का काम कर। 2014 से पहले सरसों हमें तो पता ही नहीं थी, सरकार भी देती है, बाजरे पे हमें 2100 का भाव मिलेगा, 600 रुपए में देते थे, मूल को लेने वाला नहीं था। इस सरकार ने सरसों में, बाजरे में, अब मूंग की, कपास की जो भी खरीद जो, तो ये आज मुजफ्फरनगर में कौन लोग पहुंच रहे हैं, ये टोल प्लाजा पर कौन लोग बैठे हैं, ये काले झंडे लेके कौन आ जाते हैं? काले झंडे लेके अपने गुजरात इलेक्शन में पटेलों का एक बहुत बड़ा एजिटेशन था आरक्षण का। जब हमारा लोकसभा जब वो पीछे लंबी बात हो जाएगी, हम वहां से चलेंगे तो, लेकिन एक मोटा मोटी बता दें, आप कोई स्टेट गवर्नमेंट वो ले ही नहीं सकती। अब जो इस सेशन में जो आया है उससे पहले कोई था ही नहीं, हुड्डा ने जानबूझ के वो किया काम ये कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता था, लेकिन हमें पागल बना के कुछ लोगों ने बोला कि ये दे सकता है। हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ एक बड़ा एजिटेशन और आपस में
जाति भिड़वाने का काम हुआ, उसके सामने सारी जांचें आई, किसने क्या किया, क्या हुआ, सबने देखा। वही जो नेता उसी डिस्ट्रिक्ट से, जब जो यूपी की जिस डिस्ट्रिक्ट से अब राकेश टिकैत आया है, वहीं से एक यशपाल मलिक आया था। और हमारी बहुत बड़ी संस्थाएं बनेंगी, जाट का इतना बड़ा बनेगा, वो चंदा कहाँ है, कितनी बड़ी बिल्डिंग, वो कहाँ कौन सी इंडस्ट्री खुल गई, जो हर गांव से 4-4 लाख रुपए के रूम के लेके गए थे, वो चप्पल में आकर फॉर्चूनर में गया, लड़ा के 35 मरवा के चला गया। सबको कहीं को प्रॉब्लम पंजाब को है। पंजाब में इलेक्शन के टाइम 350 रुपए करना है, हरियाणा में ऑलरेडी है पहले से, हरियाणा में पहले से है, और उन्होंने अब इलेक्शन की वजह से किया है। पंजाब वाले एजुकेशन करके हरियाणा में आगे एजुकेशन करते हैं, और अब करते हैं, और पंजाब ने तो बढ़ा दिया है, हरियाणा ने तो 350 ऑलरेडी पहले से कर रखा है। वह हरियाणा को क्यों कुरुक्षेत्र बना रहे हो, लड़ाई कहीं की वो आके हमारे हरियाणा को क्यों चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात है आज ये जो मुजफ्फरनगर में कर रहा है, वो पंजाब हरियाणा पूरा जा रहा है, सारी विपक्षी पार्टियां, मैं नाम नहीं जाना चाहता, जो भी है वो हमें कोई मतलब नहीं, देश गर्त में जाए कहीं भी जाए, सिर्फ हमारा एक ही मकसद है कि हम किसी भी तरह से, और यही गलती अपना देश 1000 साल पहले भी कर चुका था। 712 में मुस्लिम आए थे, कासिम आया था, 500 साल तक वापिस तुर्की इराक से पीछे धकेल दिया था। कोई इतिहास नहीं हमारे पास। जो हमारे इतिहास, जो लिबरल जो वहाँ बैठे हैं ना, जो लाल झंडा वाले, उन्होंने जो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की, अगर इतिहास अच्छी तरह से पढ़ा होता तो आज हम एक एक कदम कितनी कुर्बानियों के बाद ये आजादी मिली थी, कितनी कुर्बानियों के बाद हम इस देश में मतलब एक खुली हवा में सांस ले रहे थे, और उसको आज चंद छोटे छोटे स्वार्थ में हम, ये मेरा नेता है, ये मेरा नेता है, ये मेरा नेता है। अब एक कमी बताओ इस बिल में, बताओ, या जो भी अपने लोकसभा में बीजेपी सरकार में उड़ने से है, उसमें एक में कमी बताओ। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदल दिया गया 3 तलाक के चक्कर में, वो बोले अच्छा है, वोट बैंक की राजनीति में ये हिंदू मुसलमान यादव फलाना देगा, ये करके हमें बांट दिया गया। यहाँ भी हमें बांटते हैं, ये जाट है, ये वो है, यार हम इंसान है भाई, हमें कमा के खा ले दो। और सच्चाई बात तो ये है कि ये कांग्रेस जब तक इस देश से पूर्णतः है, कांग्रेस मुक्त बात नहीं होगा, तब तक सच्चाई है ये। मैं इसमें मैं राजनीतिक, मेरा कोई पॉलिटिक्स नहीं, मैंने केजरीवाल के वोट दिया, अच्छा लगा था। मेरे गांव में वो मेरे परिवार के दिए, मेरे घर वालों ने, फिर मेरी माँ का नहीं देने था, वो अच्छी बात कर रहा है, लेकिन उसने राज्यसभा की सीट बेची, जैसे फ्री बिजली बोले वाईफाई लगाऊंगा, वो चलान काटने के लिए कैमरे लगाए थे उसने, कौन सी वाईफाई लगाना था, वो जो कर रहा है हमें अच्छा नहीं लगा, हमने छोड़ दिया। हमने चौटाला साहब के वोट दिए, नहीं अच्छा लगा, छोड़ दिया। कल बीजेपी सरकार कोई गलत काम करती तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम बंदे नहीं है, हम एक खंडवा किसी का नहीं रखते, हमें जो अच्छा लगता है उसके। आज बीजेपी सरकार मेरे बच्चों का भविष्य संवार रही है एजुकेशन के मामले में। मेडिकल कॉलेज 66 से एक मेडिकल कॉलेज को लिए घूम रहे थे हम, रोहतक आज 22 डिस्ट्रिक्टों में 22 मेडिकल कॉलेज कैसे कर सकते हैं। वैसे मेरे गांव में 12 करोड़ का कॉलेज बन रहा है, मेरे 8 किलोमीटर पे, हर 20 किलोमीटर पे कल कॉलेज बन रहा है। वहाँ कितनी फीस हम लगाते थे, कितना जो चीज हमें मांगनी थी आज से 50 साल पहले, उससे ध्यान भटकाने के लिए हमारे पास ये आते थे 5 साल में। अब ये हो गया गूगल, इसलिए लोगों को ज्यादा भ्रमित नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश है इनकी। अब पहले भाषण सुन के वोट देते थे, अब फैक्ट सामने रख देते हैं। कोई माई का लाल अगर कोई किसान आके ये कहे अब इस बिल में हम चलते हैं, कौन से चौराहे पे आके, एक कमी बताओ, काले तो कौन सी फैक्ट्री में काला कलर करवाना है, कौन सी व्हाइट करवाना चाहे, एक बार बता दे। राकेश टिकैत खुद एक भी 3 कानूनों का, अगर 3 कानूनों के नाम ही नहीं बता सकता, सच्चाई तो ये है। देखांगे, मारांगे, बक्कल तारांगे, भाई सुनना है, ये थोड़ी सी और अनपढ़ता रहेगी, समझ में आएगी। और एक दिन ऐसा आएगा, ये जो जिनकी पॉलिटिक्स इस चीज पे चल रही है, झूठ पे, वो सब सामने आएंगे, सच्चाई जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं सुनील जी। और आगे चल लगा, भगवान है, देखा है। चलो, जोगिंदर ने रॉयल कमीशन से लेके कि कैसे एपीएमसी बनी, रॉयल कमीशन आया 1926 में, 1938 में कैसे एपीएमसी बनी, और वो बहुत बड़ी चीज जोगिंदर ने बताई, क्योंकि जो अनाज था, वो जो ग्रेन्स थे, वो इकट्ठे करने थे अंग्रेज ने अपने लिए, उसको लेके जाना था उसको यूरोप में, देश का उसको कुछ लेना देना नहीं था। और वो एपीएमसी 2021 तक कैसे चलती रही, और देखो देश के क्या हालात हुए आज, इतना बड़ा बदलाव लेके। और ये बिल्कुल मैंडी गांव की, इस गांव की धरातल से, जमीन से जो खेती करने वाला व्यक्ति है, अपने सिर्फ जानकारी लेके इन सब बातों को आपके साथ साझा कर रहा है। लेकिन अगर आप एक तरफा बात रखेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि डिस्कशन का पार्ट तो जब बढ़ेगा, मेरा साथी यही एडवोकेट है सतीश जटाना,
और ये फार्म बिल्स का विरोध करता है। मैं इससे भाई से जरूर पूछूं, भाई जोगिंदर ने जो कहा, आप उसमें क्या ऐड करेंगे और क्या डिस्ट्रैक्ट करेंगे? नमस्कार दोस्तों, अभी मैं सुन रहा था भाई जोगिंदर को। जोगिंदर ने तो एक बात कही है कि जब तक कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा ना, यार बिल्स पर बता दे। एक मिनट भाई, मैं बताऊंगा मेरे हिसाब से हाँ। कि जब तक कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा तब तक देश का भला नहीं होगा। भाई विपक्ष बहुत जरूरी होता है। अगर एक पार्टी शासन करने लगी तो वो निरंकुश हो जाती है। आपने इतिहास में पढ़ा है, पीछे तो राजा थे वो निरंकुश थे। अब सेकंड जो बिल की बात है, बिल में सबसे बड़ी बात यह है कि बिल का जो अनाज भंडारण है वो सबसे बहुत बड़ी गलत बात है कि बड़ी बड़ी कंपनियां उस सारे अनाज को खरीद लेंगी और फिर आपको अगर अनाज की जरूरत पड़ेगी तो उनके हिसाब से आपको उसको दाम चुकाने पड़ेंगे। अनाज है, ये तो है नहीं कि आज बो दिया भाई मैं परसों भी बोलूंगा। और जरूरी नहीं है कि सब आदमी किसान हो। ये किसान का एकला मामला नहीं है, ये उस आदमी का भी मामला है जिस आदमी के पास जमीन नहीं है। आप चलो किसान हो, आप तो अपने 1 साल का आप स्टॉक कर लोगे, पर वो आदमी जो आदमी किसान नहीं है वो 1 साल का स्टॉक कहां से करेगा? वो नहीं कर सकता। और जब कंपनी, ये तो हम देख रहे हैं हमारे टमाटर क्या भाव में जाते हैं, फिर हमें क्या भाव में मिलते हैं, हमारे आलू किस भाव में जाते हैं, हमें किस भाव में मिलते हैं। वो कोल्ड स्टोरेज में जमा होते हैं, वो 5 रुपए की चीज के 100 रुपए भी हो जाते हैं। वो रही आपकी कहते कि मैं मेरी फसल को नहीं बेच सकता। आप पढ़े लिखे आदमी हो, फिजिकल और केमिकल आप फसल में प्रोसेस ना करो तो आप कहीं बेच दो, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपने चने ले जाए बेचाओ कितने, गेहूं ले जाए बेचाओ कितने, अपने ट्रैक्टर में घालो बेचाओ। और भाई सोरान साहब, आप अकेले किसान नहीं हो, आप कारोबारी आदमी हो। आप किसान की पीड़ा को नहीं समझते क्योंकि आपके क्रेशर चलते हैं। अब ये गाड़ियां आप दिखाई हैं इस भाई साहब ने, ये गाड़ियां किसान के नहीं हो सकती। किसान को तो भाई मरना है, किसान को सब्सिडी नहीं मिल रही, किसान को बिजली नहीं मिल रही, किसान को पानी नहीं मिल रहा। किसान जिस एक्ट के बारे में मुझे बता दे, मैं समझ गया तेरी बात। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का मैं रिप्लाई देता हूं, देंगे तेरे को चांस। उस पर रेट की कैसे बाउंडेशन आपने पढ़ा नहीं? मैं बताता हूं उसको। भाई देखो, ये एक्चुअल कैरेक्टर है, ये जो मेरा दोस्त सतीश जटराना है, ये एक्चुअल अपोजिशन का कैरेक्टर है। सबसे पहले इसने कहा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो भंडारण की जो छूट दी गई, ये एडवोकेट है। एडवोकेट होने के बाद ये बात ये कहता है सिर्फ जहां किसान, आप ये मानो फूड प्रोसेसिंग में आएगा, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो वैल्यू एडिशन होगी, माना आपने टमाटर बोया, टमाटर की आपने कॉन्ट्रैक्ट की और जो परचेजर आया उसने उसको सॉस बनाने की गारंटी दी, जहां वैल्यू एडिशन हुई, टमाटर का सॉस बना, भंडारण की सुविधा केवल वहां है। पर क्योंकि ये मेरा दोस्त है, ये एक्चुअल अपोजिशन कैरेक्टर है, इसे उतनी बताएगा जिससे आपको भ्रमित किया जा सके। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब कोविड का मामला नहीं आया था उस समय ये सैनिटाइजर और मास्क पर कोई कैप नहीं थी, ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से के दायरे से बाहर था। लेकिन जैसे ही कोई एक्सीजेंसी आई तब ये उसके अंदर आ गया। इस एक्ट में ये भी कहा है जहां प्राइसेस की मैनिपुलेशन होने लगेगी, 1.5 और 2 गुना की बात कही है, ये एक्ट फिर रोल में आ जाएगा। तो ये तो जानबूझ के कैसे किसी को भ्रमित किया जा सके वो बात कही। उससे पहले इंपॉर्टेंट बात थी, और वो इस भाई ने कही भी कि कैसे 5 रुपए का टमाटर 100 रुपए का हो जाता है। वो कौन आदमी कर लेता है इस चीज को? वो आदमी है जो मिडिल मैन है। इस मिडिल मैन को खत्म करने को, मिडिल मैन क्यों एक्सिस्टेंस में है? वो इसलिए है क्योंकि वो मंडी में बैठा है, उसके पास लाइसेंस है, केवल वही इस व्यापार को कर सकता है, इसलिए वो मिडिल मैन है। आज छूट दी गई कि उस मिडिल मैन को खत्म करो, कोई भी आदमी जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो भी इस बिजनेस के प्रोसेस में आ जाओ। और दूसरी बात जो इस भाई ने कही कि आप अगर उसमें केमिकल और फिजिकल चेंजेस नहीं कर सकते तो आप अपने प्रोड्यूस को कहीं भी बेच सकते हो। ये चिड़िया गांव का है, अपनी सरसों लेके आ जाएगा मंडी में, मंडी के सामने वो मिलर बैठा है, उसमें अपनी ये सरसों बेच के दिखा देगा, हमारी गारंटी रही। नहीं बेच सकते, ये तो इसको तो कह दिया कि तू बेच सकता है, उसको कह दिया तू नहीं खरीद सकता। दिक्कत ये है, इस तरह की जो चीज, ये डिफरेंसेस हैं इसमें, इस पर ये सारी लड़ाई है। वेल, हम तो प्रयास करते हैं कि आपके सामने जो सच्चाई है वो आए, लोगों को पता चले। लिख रखे हैं 30% से ऊपर आप स्टॉक करें, हाँ, वो रेट कर रखे हैं। हाँ, उसके अंदर ये सब सिचुएशंस क्लियर की गई हैं कि कौन सी सिचुएशंस में आप कितना स्टॉक और कब तक स्टॉक कर सकते हो। लेकिन ये जानबूझ के भ्रम फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए बात की गई। वेल, मेरा प्रयास था कि मैं मेरे इन दोनों दोस्तों के व्यूज लूं,
एक व्यक्ति है जो फार्म बिल्स के फेवर में है, उसने अपनी बात कही, एक वो व्यक्ति है जो फार्म बिल्स के अगेंस्ट है, उसने अपनी बात कही। आप अपनी बात कैसे सोचते हो, आप अपनी बात इस कमेंट बॉक्स में लिखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।